अभी बात करते हैं नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल की, वो है हमारे पास एंजाइम। एंजाइम आप लोग सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़ के आए हो, है ना। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, एक्चुअल में बायो कैटलिस्ट होते हैं, या कह लीजिए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट यूज्ड टू चेंज द स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस, जो कि यूज किए जाते हैं टू चेंज द स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायोकेमिकल जो रिएक्शंस है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती हैं, उनकी स्पीड को चेंज करने के लिए, मतलब स्पीड अप करने के लिए जिनका हम यूज करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एंजाइम ना हो तो क्या होगा, अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही एंजाइम्स ना हो तो कहते हैं कि एक सिंगल मील को डाइजेस्ट करने में, एक टाइम के खाने को हजम करने में हमें 50 साल लगेंगे। मतलब लाइफ को बनाए रखने के लिए हमारी जो प्रोसेसेस होती हैं वो ही बहुत ज्यादा स्लो हो जाएंगी। अप्रोक्स कितने एंजाइम्स की खोज की जा चुकी है, 3000 एंजाइम्स की, जहां पे कि कमर्शियली या बाहर जिनको बनाया जा सकता है वो है 3000 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स का पता लग चुका है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अगला ही बात होती है कि एंजाइम्स के नाम भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एंजाइम्स के जो नाम रखे जाते हैं ना, वो रखे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि वो किस कंपाउंड पे काम कर रहे हैं। लाइक मैं आपको बताता हूं, जैसे कोई माल्टोज पे काम कर रहा है, माल्टोज पे काम कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे माल्टेज। ठीक है। अगर कोई यूरिया पे काम कर रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे यूरिएज। अगर कोई प्रोटीन पे काम कर रहा है तो इसे बोलेंगे प्रोटीएज। ठीक है, क्या बोलेंगे, प्रोटीएज। ऐसे बहुत सारे को नाम रखा गया है। समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं समझ पा रहे हो? चलो अभी जैसे एक एग्जांपल दूं, जैसे कि आपके पास माल्टोज है, माल्टोज का फॉर्मूला भी शुगर वाला C12H22O11, माल्ट शुगर भी बोलते हैं इसे। इसको जब हम हाइड्रोलाइज कराते हैं तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, 2 टाइम्स ऑफ C6H12O6 हमें मिलता है, एंड ये ग्लूकोज होते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं इनकी कुछ खास प्रॉपर्टीज की। तो खास प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी है हाई एफिशिएंसी। अच्छा ये पता है ना कैटलिस्ट किसे कहते हैं, जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को चेंज करते हैं। जो इंक्रीज करते हैं वो पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो डिक्रीज करते हैं वो नेगेटिव कैटलिस्ट। इसी तरह से एंजाइम्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होती है उनको स्पीड अप करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हाई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा तेज स्पीड में रिएक्शन को स्पीड अप कर सकते हैं, बहुत ही फास्ट। अभी बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स की। तो सबसे पहली बात है हाई एफिशिएंसी। समझते हो कि ये जिस रिएक्शंस के अंदर एंजाइम्स का यूज किया जाता है एज कंपेयर टू दोज रिएक्शन जिनके अंदर एंजाइम आप नहीं यूज कर रहे, बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो एक एंजाइम वाली रिएक्शन है वो मिलियंस ऑफ टाइम्स फास्टर है एज कंपेयर टू वो रिएक्शन जो कि एंजाइम्स के बिना हो रही है। आगे बात करें तो एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी, बहुत थोड़ा सा अमाउंट चाहिए आपको, किसी भी एंजाइम का बहुत थोड़ा सा अमाउंट चाहिए एक बहुत ही ज्यादा सबस्ट्रेट को कैटलाइज करने के लिए, उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट इज स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी मीन्स स्पेसिफिक नेचर। लाइक एक सबस्ट्रेट के लिए, एक रिएक्टेंट के लिए आप एक ही एंजाइम का यूज करोगे। ठीक है, अगर आपको कोई दूसरी रिएक्शन करानी है उसी एंजाइम की, उसी सबस्ट्रेट की, तो आपको एक अलग एंजाइम का यूज करना पड़ेगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं आपको? मीन्स अब मैं कई बार बोलता हूं, एक एग्जांपल देता हूं मैं। KFC इज फेमस फॉर चिकन, मतलब चिकन पे कॉपीराइट किसका हो चुका है? KFC का। ठीक है, अगर डोमिनोज की बात करें फेमस फॉर पिज्जा। ऐसी एक अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग एंजाइम होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जितनी रिएक्शंस है उतने ही अलग अलग एंजाइम्स भी हैं। नेक्स्ट बात करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, इससे रिलेटेड MCQ बन सकता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड pH। कि जब भी एंजाइम काम करेगा किसी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करेगा, एक ऑप्टिमम pH पे काम करेगा। वो ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। आपने देखा भी होगा जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है ना वो 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है। एंड जब भी टेम्परेचर कम ज्यादा होता है बाहर का, सराउंडिंग का, तो सिस्टम पे फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाता है। एंड मैक्सिमम जब हम बीमार होते हैं तभी होती है जब या तो बहुत ठंड हो जाती है या बहुत गर्मी हो जाती है।
और जो न्यू बोर्न बेबीज होते हैं या जो एज्ड पर्सन होते हैं, बूढ़े पर्सन होते हैं, वो लोग इसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो पाते। दैट्स व्हाई इनके एंजाइम भी चेंज नहीं हो पाते और वो समझ पा रहे हो ना बात को। नेक्स्ट बात, कंट्रोल ऑफ एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। अगर कोई एंजाइम बहुत फास्ट है तो उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सकता है, उसकी स्पीड को कम भी किया जा सकता है और उसकी स्पीड को ज्यादा भी किया जा सकता है। जब हम दवाई लेने जाते हैं, मतलब हमारा कोई एंजाइम बीमार हो गया तो हम दवाई लेते हैं तो उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। आ रही समझ में? यहां पे एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, को एंजाइम। एक बात देखी गई कि जो एंजाइम्स बहुत ज्यादा फास्ट काम कर रहे हैं ना नॉर्मल एंजाइम से, उनके अंदर क्या था, एक नॉन प्रोटीन पोर्शन था। अच्छा, एक जरूरी बात याद रखो यार, मोस्ट ऑफ दी जो एंजाइम्स हैं, ज्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। कैसे वाले प्रोटीन होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन। ओके, तो वो जो नॉन प्रोटीन पोर्शन जुड़ा होता है ना एंजाइम के साथ, उसे बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर बात करें, अगर वही प्रोस्थेटिक ग्रुप कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा है, किसके साथ? एंजाइम के साथ। कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा है एंजाइम के साथ, तो इसे कहते हैं कोफैक्टर। नेक्स्ट इज को एंजाइम्स। को एंजाइम्स क्या होता है? एक एंजाइम काम कर रहे हैं, जब एंजाइम रिएक्शन करने लगता है उसके साथ जो प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़े उसे कहते हैं को एंजाइम। एंजाइम का पड़ोसी। एंजाइम्स काम करने लगा, उसके साथ आगे प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? को एंजाइम। नेक्स्ट, एंजाइम इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स का मतलब समझते हो ना, जो उसकी स्पीड को रोक रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी को घटा रहे हैं। और जो एफिशिएंसी को घटाते हैं, जो एफिशिएंसी को घटाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एंजाइम्स इनहिबिटर्स। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, इनका मैकेनिज्म बड़ा फेमस रहता है कि किस तरह से काम करते हैं एंजाइम्स, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। इनका मैकेनिज्म सिंपल होता है, लॉक एंड की वाला। जैसे एक लॉक है, वो है रिएक्टेंट, उसमें आप एंजाइम डालोगे, की डालोगे, थोड़ी देर बाद वो अनलॉक्ड लॉक हो जाएगा और एंजाइम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, की पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहां पे मैंने आपको समझाया SE, सबस्ट्रेट एंड एंजाइम। क्या होगा? ये एंजाइम इसके साथ जुड़ेगा, सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा और इस सबस्ट्रेट को वो किस में कर देगा कन्वर्ट? प्रोडक्ट में। ये है लॉक्ड लॉक, ये है अनलॉक्ड लॉक, और एंजाइम्स वैसे का वैसे रहा। यही कुछ डेफिनेशन कैटलिस्ट की भी होती है, यही कुछ डेफिनेशन एंजाइम्स की भी है कि जब ये रिएक्शंस करते हैं इन पे खुद पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दे चेंज द स्पीड विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन इटसेल्फ। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये एक्चुअल में काम कैसे करते हैं, किस तरह से किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं? तो देखिए, अगर कोई रिएक्शन कुछ इस तरह से पाथ फॉलो कर रही है, ये एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, तो इस रिएक्शन को शॉर्टकट प्रोवाइड करते हैं विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। कम एनर्जी देकर उस रिएक्शन का काम चल जाता है और इस तरह से एंजाइम्स वहां पे काम करते हैं। जल्दी से नोट कीजिए। अभी बात करते हैं कि एंजाइम्स की कमी की वजह से कुछ डिसीज भी हो सकती है क्या, कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं क्या? तो मेरा आंसर है यस, हो सकती है। सबसे पहले बात करें, एक बीमारी होती है एल्बिनिज्म। आपने देखा होगा कि अपने इंडिया में भी कई बिल्कुल मतलब गोरे होते हैं, बहुत गोरे होते हैं, उनके जो बाल होते हैं वो भी बिल्कुल गोरे तो नहीं कहेंगे उसे हम, कैसे कह सकते हैं? व्हाइट से कह सकते हो, गोल्डन से। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? फोटो आगे होगी। इसे बोलते हैं एल्बिनिज्म। जो एल्बिनिज्म बीमारी है वो किस एंजाइम की कमी से होती है? टायरोसिनेज की कमी से। नेक्स्ट एक बीमारी होती है फिनाइल कीटोन यूरिया। इसमें क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है उस पर रैशेस, जैसे समझते हो, जब एक रोटी को आप रख के रखोगे 10-15 दिन या किसी खाने को, तो उसमें फंगाई टाइप से लग जाएगी, उल्ली सी लग जाएगी। तो इसी तरह से जो बीमारी होती है इसे बोलते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया। ये किसकी वजह से होती है? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की वजह से जो बीमारी होती है उसे क्या बोलते हैं? फिनाइल कीटोन यूरिया। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग वर्ड आपने सुना होगा कि खून के थक्के जमना स्टार्ट हो जाते हैं, खून के जो पार्टिकल्स आपस में जुड़ते हैं, इसे ब्लड क्लोट बोलते हैं। तो फिर जब हमारा हार्ट उस ब्लड को पंप करने लगता है ना, देखिए हमारा जो हार्ट है वो लिक्विड ब्लड को पंप कर सकता है, बट जब वो ब्लड क्लोटिंग होती है, मोस्टली मोटे बंदों में पाया जाता है, तो उस क्लोट को हार्ट पंप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। तो ऐसी नौबत ना आए तो उनको कौन सा एंजाइम दिया जाता है? उनको दिया जाता है स्ट्रेप्टोकिनेज। स्ट्रेप्टोकिनेज जो कि किस लिए यूज किया जाता है? ताकि जो ब्लड क्लोट है, वो जो खून जमा है उसको तोड़ दिया जाए, दोबारा से उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए और हार्ट अटैक ना आए। क्लियर है? अभी एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं हार्मोन्स का। देखो भैया, एडजस्ट कर लेना, बायोलॉजी मेरे पास थी नहीं,
ठीक है, ये बायोमोलिक्यूल्स है, दैट्स व्हाई हम लोग पढ़ रहे हैं, और इस चैप्टर को पढ़ के थोड़े बहुत तो डॉक्टर आप बन ही जाओगे। चलो हार्मोन्स की बात करते हैं। हार्मोन्स बनते कहां पर हैं? दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड इन डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड इन आवर बॉडी। कहां पे बनते हैं? डक्टलेस ग्लैंड के अंदर। 3 तरह के हार्मोन्स होते हैं, स्टीरॉइड, पेप्टाइड, अमाइन। स्टीरॉइड, पेप्टाइड एंड अमाइन, ये जो होते हैं सेक्स हार्मोन्स भी बोलते हैं। अब पता ही होगा किस काम आएंगे, टेस्टोस्टेरोन हो गए, एस्ट्रोजन हो गए, प्रोगेस्ट्रोन हो गए, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट बात करें पेप्टाइड वाले जो हैं, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन एंड इंसुलिन, बड़ा फेमस है, सिलेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है। एंड लास्ट अमाइंस, अमाइंस वाले कौन से हैं भाई? एड्रेनालिन एंड लास्ट थायरोसिन, थायरोसिन। थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना इनकी। एंड बात करते हैं इंसुलिन किस काम आता है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये अभी भी पढ़ लीजिए। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है, शुगर नहीं होने देता। और जब हमारी बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो जाती है तो बंदे शुगर के पेशेंट हो जाते हैं, डायबिटीज के पेशेंट हो जाते हैं, और फिर उनको इंसुलिन का एंजाइम्स की डोज दी जाती है। दूसरा है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन प्रोड्यूस्ड इन थायराइड ग्लैंड्स। कहां पे बनता है ये? थायरोक्सिन कहां बनता है? थायराइड ग्लैंड्स के अंदर। सुना भी होगा आप लोगों ने थायराइड बीमारी का। ये किस काम आता है? ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन। यही छोटा टॉपिक है हार्मोन्स का, एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस करके इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलो करो इसको नोट।